एस्टेट और प्रॉपर्टी की मालूमात और ख़बरों के लिए ये है पाकिस्तान फर्स्ट प्रॉपर्टी पॉडकास्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हवा के दोष पर आपकी समातों से टकराती ये आवाज़ है गुलाम मुस्तफ़ा मुबशर की, और आप देख रहे हैं पाकिस्तान फर्स्ट प्रॉपर्टी पॉडकास्ट। पाकिस्तान फर्स्ट प्रॉपर्टी पॉडकास्ट है वो पॉडकास्ट और ऐसा इनिशिएटिव जिसके अंदर हम पाकिस्तान की तारीख में पहली बार लेकर आए हैं आपके लिए रियल इस्टेट और प्रॉपर्टी से मुताल्लिक़ ख़बरें, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट और उसके अंदर से वो मालूमात जो आज तक आपको किसी ने नहीं दी थी। आज हमारे साथ हमारी मेहमान हैं एक बार फिर रिमशा शेख, और रिमशा के बारे में बताते चलें कि आज इन्होंने एक और हमारे सामने इंकशाफ किया है कि ये सिर्फ प्रॉपर्टी, रियल इस्टेट, इन्वेस्टमेंट इसी हवाले से नहीं जानती, बल्कि ये फैशन इंडस्ट्री के अंदर भी इनकी काफ़ी ज़्यादा ग्रिप है। इस हवाले से भी कोशिश करेंगे कि आज के हम जो पॉडकास्ट है उसके अंदर इनसे बात करें। लेकिन सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो है इन्वेस्टमेंट के हवाले से। तो क्विकली ये बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं वो क्या हैं? पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे छोटे होते ही हमें एक इन्वेस्टमेंट की आदत बन गई थी कि हम लोग एक होता था, हमारा सेविंग बैग होता था जिसके अंदर हम लोग जो है वो कॉइन्स जमा करते थे, गल्ला जिसको कहते हैं आम अल्फाज में। उसके अंदर हम लोग कॉइन्स जमा करते थे, छोटे छोटे थोड़े थोड़े पैसे करके जमा करते थे कि जब हम लोग उस गल्ले को तोड़ें तो वो जब पैसे इकट्ठे निकले उससे इन्वेस्टमेंट करके हम लोग कोई अच्छी चीज़ ले सकें, जो कि हम लोग एक ही बारी में नहीं ले सकते। जैसे जैसे वक्त गुजरा, बड़े होते गए, इन्वेस्टमेंट की जो ट्रेंड है वो बदलता गया, इन्वेस्टमेंट्स हमारी ज़्यादा होने लगी। अभी फिलहाल डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट के लिए कि आपके पास इस वक्त इन्वेस्टमेंट क्या है। पाकिस्तान में रह के बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, जैसे गोल्ड हो गया, देन सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं वो हो गए, इसके अलावा आपके पास प्रॉपर्टी हो गई, स्टॉक एक्सचेंज हो गया। तो बहुत सारी ऐसी फील्ड हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, बट डिपेंड अपॉन कि आपकी इन्वेस्टमेंट क्या है और आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। अच्छा, सबसे पहले तो हम गोल्ड की बात करते हैं, क्योंकि गोल्ड एक खातून के हवाले से तो एक बाइस भी होता है कि गोल्ड जो है वो खातून चाहती है कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा हो। तो गोल्ड के हम प्रॉस एंड कॉन्स पे आते हैं कि गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे रहेगी? गोल्ड पे इन्वेस्टमेंट एक अच्छी है, बट आई बिलीव कि गोल्ड पे इन्वेस्टमेंट करना इज नॉट अ सिक्योर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि गोल्ड परचेज करके घर में रख लेते हैं, बैंक्स में नहीं जमा कराते। और बहुत बार ऐसे खानदान में वाकयात भी हो चुके जिसमें रॉबरी हुई और काफ़ी ज़्यादा गोल्ड जो है वो चोरी हो गया। तो वो इन्वेस्टमेंट आपकी सारी की सारी चली जाती है और उसको दोबारा से रीगेन करना, कचहरियों के चक्कर लगाना पुलिस के, लेकिन वो फ़ायदा नहीं होता, आपको वो चीज़ वापस नहीं मिलती, बहुत मुश्किल हो जाता है। और अगर हम लोग बात करें, मेरी रिसर्च के मुताबिक अगर हम लोग डिकेड या 2 डिकेड्स की बात करें तो 2000 से लेके 2011 तक जो गोल्ड की कीमत में एक इंक्रीज आया था, वो इंक्रीज 2011 से 22 में नहीं देखने को मिला। 2000 से लेके 2011 तक तो एक अच्छी प्राइजेस थी जो गोल्ड की इंक्रीज हुई, लेकिन 2011 के बाद जो प्राइजेस थी वो बहुत ज़्यादा स्लो हो गई थी। तो गोल्ड की परचेजिंग जो है वो ठीक है इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है जितनी कि बाकी चीज़ों में आप इन्वेस्ट करके प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हम एक तो आपने गोल्ड का बता दिया, और हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए? इसके अलावा आपकी जैसे एक टिपिकल ट्रेंड है कि हम लोग सर्टिफिकेट्स लेके सेविंग सर्टिफिकेट्स लेके रख लेते हैं। खासतौर पे हमारी ख़वातीन सेविंग सर्टिफिकेट्स लेके रख लेती हैं और उनका मानना ये होता है कि वो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देंगे, बट ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा फीका कॉन्सेप्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम लोग सेविंग सर्टिफिकेट की बात करें तो इसकी जो इंक्रीज है ना, ये 10% के अराउंड मूव करती है। सिर्फ एक मार्जिन है 10% से 11%, और वो तो फिक्स रहेगा। उससे आप थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन जो बेनिफिट आप उसी अमाउंट में दूसरी जगह इन्वेस्ट करके हासिल कर सकते हैं वो इतना आप सेविंग सर्टिफिकेट में नहीं कर सकते। जो करेंसी की डिवैल्यूएशन है उसके मुताबिक शायद वो उस तरह से हमें रिटर्न भी नहीं दे रहा। और जहाँ तक सवाल है बैंक्स का, वो तो खैर उसका क्वेश्चन का आंसर लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अब बैंक्स ने जो रिटर्न देना है वो बहुत कम कर दिया है। तो उसके अंदर तो गालिबन ये है कि अगर आप पैसे वहाँ पे डिपॉजिट करते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाते हैं। तो फिर इसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन बहुत बड़ा आता है, वो है डॉलर्स या फॉरेन करेंसी। इसके बारे में क्या कहते हैं? बहुत सारे लोग जो हैं वो, उनको लग रहा है जैसे डॉलर्स की कीमत ऊपर बढ़ रही है, ज़्यादा हो रही है, तो उनको लगता है कि बहुत फ़ायदे में रहेंगे। बट नो वन नोज कि डॉलर्स की कीमत जहाँ पे ऊपर जा रही है वहाँ पे नीचे भी आ सकती है।
तो पैसे ये रुपया स्टेबल भी हो स्टेबल हो सकता है। तो ये इतनी अकल वाली बात नहीं है कि लोग अगर सोच रहे हैं कि वो डॉलर्स लेके रख लें और वो बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे या बहुत ज्यादा ROI उससे लेंगे, रिटर्न लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये एक रिस्क फैक्टर है। अच्छा, ये आपको देखे बताते चलें कि ये जब मेरे जैसे लोग होते हैं जो नहीं जानते और ROI जैसा मुश्किल लफ्ज़ आ जाता है तो फिर पूछ लेना चाहिए। और किसी जगह पे मैं बाहर जाके ये ज़रा स्टाइल भी लगाऊंगा कि ROI, मैं बेहतर ROI जानता हूँ, अच्छा, आगे हम चलते हैं। खैर फिर बात आती है हमारे पास 4th नंबर पे आता है स्टॉक एक्सचेंज। और स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट करना एक काफ़ी अकल वाली चीज़ है, क्योंकि जिस तरह से आजकल का ट्रेंड चल रहा है स्टॉक एक्सचेंज में, फॉरेक्स ट्रेडिंग हो गया, ये सारी चीज़ें, वहाँ पे आप बहुत जल्दी पैसा कमा भी सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट अगेन नो वन नोस कि मार्केट का क्रैश भी कर सकती है। तो यहाँ पे भी हर चीज़ में एक रिस्क फैक्टर आता है। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो रिस्क फैक्टर हर जगह आता है। लेकिन अगेन अगर आप नॉलेज रखते हैं, इसकी स्टॉक एक्सचेंज की नॉलेज रखते हैं, या पहले स्टॉक एक्सचेंज आपने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो बेटर है कि आप स्टॉक एक्सचेंज की तरफ जाए। लेकिन अगर आप नॉलेज नहीं उसकी तरफ रखते तो ये एक रिस्क होगा। और फिर एक ये है कि कॉम्प्लिकेटेड, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब ये नहीं कि सिर्फ इसके अंदर रिस्क फैक्टर तो खैर शायद दुनिया के हर बिजनेस में होता है, लेकिन इसके अंदर ये कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं और इसके अंदर नॉलेज बेस जो है वो बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, और स्पेशली इसके अंदर बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट आ रही है। तो फाइनली हम मतलब आप एक जो हिटिंग स्टांस है वो क्या होना चाहिए कि हमें अपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ पे लेके जानी है? आखिर में जो चीज़ रह जाती है इन सारी चीज़ों के बाद, वो रह जाती है प्रॉपर्टी। और एवरीवन नोज कि प्रॉपर्टी की वैल्यू कैसे बढ़ती है, लेकिन उस सूरत में कि अगर आपने वहाँ इन्वेस्टमेंट की हो जहाँ पे डेवलपमेंट के चांसेस और आपके प्राइसेस बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोग ऐसी बेवकूफ़ी कर जाते हैं कि होमवर्क नहीं करते, बहुत ही दूर के एरिया में सस्ती लैंड मिल गई, परचेज कर ली, लेकिन वहाँ पे डेवलपमेंट कई सालों से नहीं हुई। अगर वो 20 साल पहले वीराना इलाका था तो अभी भी वो वीराना इलाका ही है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा नहीं है। लेकिन आप उस जगह इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पे डेवलपमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपकी सेफ एंड सिक्योर होगी तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी। अब अगर हम लोग लास्ट 20 इयर्स की बात करें तो प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो इस वक्त 1500 से 1600% एप्रिसिएशन हुई है प्रॉपर्टी की वैल्यू में। लेकिन ये बात कर रही हूँ मैं उन सोसाइटीज़ की, लेट्स सपोज DHA हो गया, बहरिया टाउन हो गया, ये वो सोसाइटीज़ है कि जहाँ घरों की कीमत जो पहले थी वो अब 1500 से 1600% एप्रिसिएशन के साथ वो चीज़ मिल रही है। तो आई थिंक अगर आप सबसे पहले तो स्टॉक एक्सचेंज प्रेफरेबल है इन्वेस्टमेंट के लिए। उस सूरत में अगर आप उसकी नॉलेज रखते हैं, प्रोडक्ट नॉलेज रखते हैं। अगर आप प्रोडक्ट नॉलेज नहीं रखते तो प्रॉपर्टी इज़ अ सेफ एंड सिक्योर ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट। लेकिन उसके लिए भी आप डिफरेंट एजेंट्स के पास जा सकते हैं, डिफरेंट रिसर्च कर सकते हैं कि कौन से एजेंट्स हैं जो कि आपको सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट के अच्छे ऑप्शन दे सकती है, जिसमें एफ एसोसिएट्स जो हैं वो एक जाना माना इदारा है और बहुत अच्छी गाइडेंस दे सकती है। अच्छा, एफ एसोसिएट का आपने नाम लिया तो यहाँ पे एक छोटा सा हम ब्रेक भी ले रहे हैं कि जो हमारे स्पॉन्सर हैं उनको ज़रा लोग देख लें कि वो क्या कहते हैं। तो ये आप ऐड देखिएगा। ऐड से हम वापस आ गए हैं और हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट पे। तो अब हम प्रॉपर्टी के ऊपर ही लेते हैं। मैं तो अपना जहन बना चुका हूं कि अगर हमें पाकिस्तान के अंदर कम से कम आपने कन्विंस कर लिया है कि पाकिस्तान के अंदर अगर हमने सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो हमारे पास नाम सिर्फ और सिर्फ है प्रॉपर्टी का, रियल एस्टेट का। उसके अलावा पाकिस्तान में किसी जगह पर भी कोई एक वायबल ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस तो बहुत स्लो हुआ है कि इंडस्ट्री के अंदर फॉरेक्स ट्रेडिंग या आपकी स्टॉक एक्सचेंज है, इसके अंदर प्रोडक्ट नॉलेज बहुत कम होता है। तो फिर हमें रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी के अंदर ही करनी है। अब जब हमने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो फिर हमने कहाँ पे जाना है? डिफरेंट ऑप्शंस है प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। डिफरेंट सोसाइटीज़ है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब डेवलप सोसाइटीज़ के अंदर जाएंगे जो कि फुली डेवलप हो चुकी है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के चांसेस कम होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी प्राइसेस पीक पे पहुँच चुकी होती है। वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा नहीं है। आप उन सोसाइटीज़ को टारगेट करें, उन सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट करें जहाँ पे प्राइसेस अभी लो है और डेवलपमेंट के चांसेस जो है वो ज़्यादा हैं। अब एग्जांपल लेते हैं अगर बहरिया टाउन की, तो बहरिया टाउन में स्टार्ट में कुछ नहीं था, ये सिर्फ जंगल था। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट स्टार्ट हुई, लोगों ने यहाँ पे लैंड परचेज करना शुरू की,
तो वो बिल्कुल एक किस्म की ना फ्री में उनको लैंड मिली थी। अब अगर बहरिया टाउन की बात करें तो वही प्लॉट जो कि उनको हजारों की कीमतों में मिला था, अब वही लाखों में पहुंच बल्कि गया है, करोड़ों में भी पहुंच गया है। तो वो लोग बहुत ज्यादा बेनिफिट में रहे जिन्होंने उस टाइम को कैश किया और वहां पे इन्वेस्टमेंट की। तो आपने इस चीज को देखना है कि कौन कौन सी ऐसी सोसाइटीज है जहां पे आपको कम प्राइस में अच्छी चीज मिल रही है और उसके डेवलपमेंट के चांसेस ज्यादा है। एंड अगेन आप उसके लिए खुद तो जाके उसकी रिसर्च खुद भी करें, लेकिन खुद आपको इतनी नॉलेज नहीं मिल सकती जितना आप एजेंट्स के थ्रू नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो प्रेफरेबल है कि आप किसी अच्छे एजेंट के पास जाके। अच्छा, एक ये होती है भेड़ चाल होती है पाकिस्तान में। अब आप देखें कि पाकिस्तान में एक वक्त था कि सब लोग आईटी की तरफ चल रहे थे, फिर एमबीए करना शुरू हो गए, फिर उसके बाद ऐसे हुआ कि हमने देखा कि यहाँ पे हर बंदा इंजीनियर बनना शुरू हो गया, डॉक्टर बनना। अगर आज भी बच्चे से पूछा जाए जी बड़े होके आपने क्या बनना है, तो वही भेड़ चाल, जी मैंने आर्मी में जाना है, मैंने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बस खत्म। इसी तरह प्रॉपर्टी के अंदर भी कुछ भेड़ चाल का भी अंसर होता है ना। तो क्या ऐसा है कि कुछ बहुत बड़े नाम को छोड़ के किसी छोटी जगह पे इन्वेस्टमेंट करके बड़ा रिटर्न लिया जा सके? किया जा सकता है। अब वही चीज़ें हैं, फाइल्स का ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो गया है। फाइल्स में इन्वेस्टमेट करते हैं, जैसे जैसे वो सोसाइटी डेवलप होती है तो उसकी पोजीशन मिलना स्टार्ट होती है, तो फाइल्स जिसकी कीमत चंद हज़ारों में थी या चंद एक रुपए की थी, वही चीज़ जो है वो लाखों में चली जाती है। तो फाइल के ऑप्शंस की तरफ देखा जा सकता है। और बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, अब जैसे चक्री साइड पे चले जाएं, रिंग रोड की वजह से उनकी वैल्यू जो है वो ये आपने रिंग रोड का बहुत ज़्यादा हो गई है उसकी वैल्यू। तो वहाँ पे इस वक्त फाइल्स का कॉन्सेप्ट है। फाइल्स आपको इंस्टॉलमेंट्स में मिल रही हैं और वेरी इजी इंस्टॉलमेंट प्लान के साथ मिल रही हैं। तो अगर आप वहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं और जब वो सोसाइटी डेवलप हो जाएगी और उसकी पोजीशन मिलना स्टार्ट हो जाएगी, तो वही बहरिया वाला हाल होगा जहाँ पे आपने हजारों पे किए थे, वो प्रॉपर्टी जो है वो लाखों में चली अब यहाँ पे आपने रिंग रोड का जिक्र किया, तो हम अपने सुनने वालों और देखने वालों को ये बताते चलें कि हमने इसके ऊपर एक कंप्लीट पॉडकास्ट कर रखा है रिंग रोड के हवाले से। तो जो लोग रिंग रोड के हवाले से देखना चाहते हैं या मजीद इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो वो लोग फौरी तौर पे ये जो हमारी डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर चले जाएं या पुराना सर्च करें, तो भी रिंग रोड के ऊपर हमारा एक तफसीली पॉडकास्ट मौजूद है जिसके अंदर आप ये समझ सकेंगे कि रिंग रोड की क्या अहमियत है रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए स्पेशली, और वो ये जान सकेंगे कि रिंग रोड के अंदर क्यों इन्वेस्टमेंट, रिंग रोड के इर्द गिर्द के इलाकों में किस लिए इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अच्छा, अब प्रॉपर्टी के अंदर जब हमने इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमें फौरी तौर पे किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के बारे में क्या चीज़ों की तसल्ली कर लेनी चाहिए? सोसाइटीज़ में कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि आपने उनको ताकि हमारे पैसे ना डूबे, ताकि पैसे ना डूबे। क्या होता है, हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू देख तो रहते हैं, वो ग्लिम्स नज़र आ जाते हैं कि वाह ये बनने जा रहा है सोसाइटी में, ये होगा वो होगा, और हम लोग सोशल मीडिया को देख के या वर्ड ऑफ माउथ से जो है वो इन्वेस्टमेंट कर तो लेते हैं, लेकिन बाद में हम लोग रिग्रेट फील करते हैं कि काश हमने इसको ये चीज़ें देख ली होती इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो आई थिंक इससे पहले इन पैरामीटर्स को जानना बहुत ज़रूरी है, जिनमें आ जाता है ऑनरशिप। अगर एक बंदा क्लेम कर रहा है कि ये सोसाइटी मेरी है, मैं इसका ऑनर हूँ, तो क्या वो वाकई ऑनर है? अप्रूवल, सीडीए आरडीए अप्रूवल देखना बहुत ज़रूरी है। क्या वो सोसाइटी आरडीए से या सीडीए से अप्रूव है या नहीं? अगर नहीं है तो क्या रीज़न है? क्या वो पेंडिंग पे चल रही है या अप्रूव नहीं हो पा रही, या ब्लैक लिस्टेड सोसाइटी है? इसके अलावा उसकी हम लोगों ने देखना है डेवलपमेंट, क्या डेवलपमेंट है, क्या वो सोसाइटी लॉन्च होने के बाद उस पर काम स्टार्ट हो चुका है या सालों साल वो सोसाइटी का सिर्फ गेट बना है और सिर्फ गेट ही बना है, उसके मजीद आगे काम नहीं हो रहा। फिर इसके अलावा ये देखना ज़रूरी है कि क्या एमिनिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है। अगर आप एक सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बेसिक एमिनिटीज़ देखना ज़रूरी है। क्या करीब हॉस्पिटल बन रहा है? क्या उसके करीब स्कूल्स प्रोवाइड किए जाएंगे? कमर्शियल एरिया दिया जाएगा? वहाँ पे रोड्स का निज़ाम कैसा होगा? पार्क्स क्या होंगे? अम्यूजमेंट की क्या चीज़ें होंगी? बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं एमिनिटीज़ में, वो देखना ज़रूरी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हिस्ट्री, कि अगर एक डेवलपर उस सोसाइटी को बना रहा है तो उसने क्या पहले प्रोजेक्ट या पहले कोई सोसाइटीज डिलीवर की है या उसका ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। ये सारी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। इसके लिए बेहतर ऑप्शन है कि आप इन तमाम पॉइंट्स को एक पेपर पे लिखें और उसको टिक करते जाएं, मार्क करते जाएं। इस एमिनिटीज़ हैं, मार्क, यही ऑनर है, मार्क, की सारी चीज़ें जब हम मार्क कर लेंगे तो लास्ट ऑप्शन आता है कि एजेंट्स, प्रॉपर्टी एजेंट से आप रब्ता करें, उनके पास जाके उनसे सजेशन लें कि कौन कौन सी सोसाइटीज़ हैं जो कि ऑथेंटिक है या बेहतर रिटर्न दे सकती हैं इन फ्यूचर।
आज के हम जो पॉडकास्ट है उसको समराइज करते हैं वो ये कि आपको हमेशा अपनी जमा पूंजी इकट्ठी करनी चाहिए। अपने बेटर फ्यूचर के लिए आप जमा पूंजी इकट्ठी कीजिए, मुश्किल वक्त में भी आपके काम आएगी। और जब आप जमा पूंजी इकट्ठी कर लें तो उसके बाद आप सोचिए जिस तरह के आप कहाँ पे आप अपनी जमा पूंजी लगा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि पैसा पड़े पड़े डिवैल्यू हो रहा है। तो आपने एक बार कुछ पैसा इकट्ठा करना है और उसको फौरी तौर पर किसी इन्वेस्टमेंट के काबिल बनाना है। इन्वेस्टमेंट के लिए हमने देखा कि सबसे पहले आपके पास एक ऑप्शन है गोल्ड का। गोल्ड एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, वो महफूज है, लेकिन वो कहीं पे उसको जंग नहीं लगता, वो खराब नहीं होता, उसको चूहे नहीं कुतरते। लेकिन वो इस हवाले से गैर महफूज जरूर है कि कहीं पे चोरी हो सकता है और कई बार उसकी जो कीमत है वो रुक जाती है। फिर दूसरी चीज है डॉलर। डॉलर जो है वो एक थोड़ी सी मजीद गैर महफूज सरमायाकारी है। गैर महफूज सरमायाकारी इसलिए है कि डॉलर के अंदर जब आप सरमायाकारी करते हैं तो डॉलर जो है उसके पीछे एक रियासत है, उस रियासत के साथ मुल्क के ताल्लुकात कैसे हैं, हमारा रुपया वो खुद भी उसकी कीमत बढ़ सकती है और अल्लाह करे कि ये बढ़ती जाए तो डॉलर की कीमत नीचे आ जाती है और इस तरह से भी गैर महफूज सरमायाकारी है। और अगेन फिर ये कि वो भी चोरी हो सकता है, उसको दीमक लग सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो डॉलर भी कोई बहुत ज़्यादा उस लिहाज से भी महफूज सरमायाकारी नहीं है। फॉरेक्स ट्रेडिंग बहुत अच्छी सरमायाकारी है लेकिन उसके अंदर रिस्क फैक्टर भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन उसके साथ ही साथ ये कि उसके अंदर टेक्निकल जो एस्पेक्ट है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एक आम बंदा, एक ले मैन जो है वो किसी और शख्स का मोहताज होगा फॉरेक्स के अंदर काम करने के लिए या स्टॉक एक्सचेंज के अंदर काम करने के लिए, और इसके अंदर बहुत बड़े बड़े झटके लग सकते हैं। आपकी रकम एकदम से कई गुना ज़्यादा बढ़ भी सकती है और कई गुना ज़्यादा कम भी हो सकती है। और बिलखसूस जब आप किसी माहिर के साथ आप जुड़े हुए नहीं हैं या आप खुद माहिर नहीं हैं तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो ये है कि प्रॉपर्टी कहीं पे चोरी नहीं हो सकती। प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा हो सकता है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन प्रॉपर्टी चोरी नहीं हो सकती। प्रॉपर्टी जहां पे है वहां पे उसका वजूद रहेगा और उसकी कीमत बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि आबादी बढ़ रही है, वसाइल कम हो रहे हैं, लोगों को ज्यादा जमीन की जरूरत है, तो वो एक महफूज तर इन्वेस्टमेंट है। लेकिन एंड पे ये बात है कि आपने उसके अंदर भी ऐसी प्रॉपर्टी को चुनना है जहां पे जल्दी कुछ कीमतें बढ़ने का चांस हो, जिसके लिए आपने कोशिश करनी है एक बेहतर कंसल्टेंट के साथ मिलने की। और वो आपको सर्विसेज जिस तरह के एक एसोसिएट जो हमारे प्रोग्राम के स्पॉन्सर भी हैं वो आपको एक बेहतर सर्विस प्रोवाइड करेंगे। और बाकी भी आप किसी कंसल्टेंट के साथ पास जा सकते हैं, लेकिन फिर आपने हाउसिंग सोसाइटी या जिस जगह पे भी आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है वहां पे अच्छी तरह तहकीक कर लें, कोई गैर कानूनी काम ना हो, एनओसी प्रॉपरली मिला हुआ हो, और इस तरह की सारी चीज़ों को आपने, ये सब कुछ आज मैंने रिमशा शेख से सीखा है। और रिमशा शेख को कहूँगा कि इसके अंदर आप फाइनल क्लोजिंग कमेंट दें ताकि हम अपने प्रोग्राम को ख़त्म करें। आखिर में ये कहना चाहूँगी कि इन्वेस्टमेंट चाहे कम हो या ज़्यादा हो, पैसा इतनी आसानी से नहीं कमाया जाता। बहुत मेहनत करनी पड़ती है और जो पैसा कमाता है, खुद मेहनत करके कमाता है, उसकी वैल्यू को वो बेहतर तरीके से जानता है। चाहे वो पेंशन की अमाउंट हो, चाहे वो खुद कमाई गई सेविंग्स की अमाउंट हो, चाहे वो आबा अजदाद से मिली हुई विरासत में पैसा हो, आपने पैसा उस जगह लगाना है जहां पे आपको बेहतरीन प्रॉफिट हो सके, ताकि आपके पैसे वहां से डबल हो और आप मजीद उसको आगे इन्वेस्ट करें। तो आपने तमाम एस्पेक्ट्स को माइंड पे रखते हुए खुद रिसर्च करनी है कि कौन सी चीज़ आपको बेहतर प्रॉफिट दे सकती है। कुछ चीज़ें थी जो मैंने एक्सप्लेन की कि कहाँ आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और कुछ ये भी बताया कि कौन सी चीज़ कितना प्रॉफिट 20 सालों में दे के गई। तो मेरा मानना यही है कि जहाँ पे भी आप इन्वेस्टमेंट करें, जहाँ पे भी पैसा लगाएं, उससे पहले प्लीज़ थोड़ा सा होमवर्क कर लीजिएगा इन्वेस्टमेंट से पहले। बहुत शुक्रिया इस प्रॉमिस के साथ कि रिमशा शेख फिर हमारे साथ किसी और पॉडकास्ट में मौजूद होंगी और हमें इसी तरह एडवाइस करती रहेंगी प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट और इन सब चीज़ों के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से। और साथ ही साथ हम ये कोशिश भी करेंगे किसी टाइम इनसे फैशन या मीडिया इंडस्ट्री के बारे में भी पूछेंगे। अपने गली मोहल्लों, चौक चौराहों, लामतनाही शाहराहों पे खड़े पुलिस एहलकारों, रेस्क्यू वर्कर्स और मेरी जान से प्यारे पाकिस्तान का बहुत ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा मुबशर को अपनी मेहमान रिमशा शेख के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी की मालूमात और ख़बरों के लिए ये है पाकिस्तान फर्स्ट प्रॉपर्टी पॉडकास्ट।